हाँ, वो मेरा भारत देश महान हो, इसकी जग में ऊंची शान। आज रोता फिर किसान के हालात हैं, ओ आज रोता फिर किसान के हालात हैं। मेरा भारत देश महान, इसकी जग में ऊंची शान। आज रोता फिर किसान के हालात हैं, ओ आज रोता फिर किसान के हालात हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है जमीन खोने वालों की रोजी रोटी न छीने। देखिए ये लूट हो रही है, हमारे हाथ से हमारी भूमि को छीना जा रहा है और उसको 25 गुने दामों में बेचा जा रहा है। हमने पैसा कोई किसी गलत कार्य में खर्च नहीं किया। हम दिल्ली से नज़दीक थे, हमारे लोग दिल्ली में जॉब करते थे, एजुकेशन लेते थे। जो पैसा हमने कमाया, हम दूध बेचते थे, हम यहाँ सब्जियाँ उगाते थे, 3 फसलें पैदा करते थे। तो हमारे पास पैसा, हमने कहीं चोरी डकैती नहीं की। हमारे साथ तो सिंगूर, नंदीग्राम और लवासा में जो हो रहा है उनसे ज़्यादा बुरा हो रहा है। सबसे बड़ी तो हमारी समस्या ये है कि हमारी जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए हुआ और बाद में ज़बरदस्ती पता ही कुछ नहीं पड़ी किसी भी किसान को और वो बिल्डरों को दी। जो पीड़ित परिवार है जिसकी ज़मीन गई है, जिससे रोजगार का कोई साधन बचा नहीं, जो खेती करता था, उससे कम से कम एक आदमी को नौकरी मिले जो उसमें वो अपने परिवार की आजीविका चला सके। भट्टा परसौल से टप्पल और आगरा तक किसानों की तकदीर का मालिक कौन है? क्यों उनके खेतों में अब फसल नहीं बल्कि ईंट की दीवारें दिख रही हैं? कहीं लालच देकर, कहीं धोखा देकर और कहीं धमकी देकर उनकी जमीन छीनी जा रही है। बिल्डरों के लठैत की तरह काम कर रही सरकारों के झूठ अदालतों में पकड़े जा रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। लेकिन इस खेल में मार सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ रही है जो बड़े शहरों के बाहर एक घर की तलाश में हैं। एक और किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि एक साथ उन्हें जितनी रकम मिल रही है उतनी रकम उनकी कई पुश्तें मिलकर भी जमा नहीं कर सकेंगी। और दूसरी ओर शहरी भागदौड़ में पिस रहे लोगों की जेब पर डाका पड़ रहा है। इंसान सपना तो देखता है, लेकिन हमने वो सपना नहीं था, वो हमारा मकान जो था वो हमारे सपनों का महल, जिसको मैंने हकीकत में बनते हुए देखना चाहा था। किसान को यह नहीं बताया जा रहा कि बिल्डरों और नेताओं की लॉबी उसकी जमीन को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह देख रही है और आम शहरी से ये छुपाया जा रहा है कि उसके सपनों के घर की बुनियाद बेहद खोखली जमीन पर रखी है। ये सिर्फ किसान, अफसर, बिल्डर और नेता का नहीं, बल्कि पूरे देश के मुस्तकबिल का मामला है। तरक्की के इस एक तरफा खेल में जो दांव पर लग रही है वो किसकी जमीन है? देश के अलग अलग इलाकों से होते हुए जमीन की आग अब दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई है। हर नए खुलासे के साथ किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी की नई नई परतें खुल रही हैं। इन्होंने अथॉरिटी ने हमारे साथ शुरू से ही बेईमानी करी है। जब ये हमसे करार पे साइन करवावे किसानों से, तो एक एफिडेविट साइन करवा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी बंजर भूमि है, इसलिए इसमें हम पिछले 8 साल से जब खेती नहीं कर रहे हैं। वो किस लिए करवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया हुआ था कि जो 3 फसली ज़मीन है उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के इस इलाके में किसानों की जमीन
उद्योग लगाने के नाम पर ली गई, लेकिन बाद में सरकार ने जमीन बिल्डरों के हवाले कर दी। दिए थे हमने मकान कंपनी के लिए बनाने फ्लैट, तो आगे बच्चे क्या खाएंगे हमारे। अब अदालत के फैसले के बाद पहली बार किसान सरकार को चुनौती देते दिख रहे हैं। आपका जो जमीन है वो कितने रुपए बीघा के हिसाब से गई है? हमारी 7,11,000 गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं, कितना और आपको चाहिए? इतना ही और चाहिए दोनों। अच्छा, हाँ चाहते हैं 7,11,000 रुपया पर बीघा और मिले। हाँ, और 6% को मिली है, 12% मिलनी चाहिए जमीन हमें। अच्छा, हाँ। और जमीन कहाँ पर चाहिए आप? हमको जहाँ हमारे खेत है वहीं चाहिए। इससे पहले नंदीग्राम, सिंगूर, पॉस्को, जैतापुर और टप्पल में किसान विरोध कर चुके हैं, लेकिन तब मामला जमीन देने या न देने का था। यहाँ किसान सरकार पर ठगी और लूट का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली से सटे इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में जमीन की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कई जगहों पर तो बाजार भाव 100% सालाना की रफ्तार से बढ़ा है। रियल एस्टेट की साख का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि नोएडा एक्सटेंशन के इलाके में ही आज कोई 35 कंस्ट्रक्शन कंपनियां अपना कारोबार फैलाए बैठी हैं। यहां 18 गांव की जमीन पर 50 से अधिक प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिनमें अगले कुछ सालों में 3 लाख फ्लैट बनने हैं। मोटा अंदाजा यही है कि ये बिल्डर इन 50 प्रोजेक्ट्स में से ही कोई 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएंगे। ऐसे में इस कारोबार के लिए किसान को इस झांसे में लाना कठिन नहीं था कि घाटे की खेती छोड़ो और जमीन को बेचकर रातों रात पैसा बनाओ। 1 साल पहले हमने धरना दिया था आपके प्राधिकरण के सामने बैठकर, और ये साहब बैठे डीसीओ साहब, इन्होंने कहा था हम गांव को खेल का मैदान देंगे, आज तक नहीं दिया नहीं किसी को। तो हमारी समझ में नहीं आता, जो कुछ कह देते हैं उसे नहीं करते, जो लिख देते हैं उसे नहीं करते, जो पास कर लेते हैं उसे नहीं करते, तो लोग जाए कहाँ। जमीन की कीमत को और बढ़ाने के लिए इस इलाके में एक और खेल खेला गया। ग्रेटर नोएडा के ही एक हिस्से का प्रचार नोएडा एक्सटेंशन के नाम से किया गया। नोएडा एक्सटेंशन बेसिकली डेवलपर्स ने एक नया नाम डेवलप किया था फॉर मार्केटिंग पर्पज, और ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये वो पार्ट है जो नोएडा को टच करता है। रियल एस्टेट के बाजार में ऐसी आग लगी कि सभी लोगों ने इस इलाके में अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। जमीन के कारोबार में खुद सबसे बड़ा खेल कर रही अथॉरिटी लोगों को उपदेश देती रही कि वो अपना पैसा न डुबोएं, लेकिन लोगों को ये कभी पता नहीं चल पाया कि अथॉरिटी भी इसी गोरख धंधे में लगी है। हाल ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हरी झंडी मिलने के बाद काम कर रहे कोई दर्जन भर प्रोजेक्ट भी आज लटक गए हैं। इनमें पैसा लगा चुके हजारों निवेशक और खरीदार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन के इस इलाके में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से लगाया गया ये बोर्ड आम खरीदारों को ये चेतावनी देने के लिए है कि वो किसी गलत जगह जमीन खरीदकर ना फंसें। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि अथॉरिटी ने जिस जगह अपार्टमेंट्स खड़ी करने की इजाजत दी और लोगों ने वहां फ्लैट बुक कराए, वही लोग अब रो रहे हैं। हमने अपनी बहुत उम्मीद से वो पैसा वहाँ लगाया था, बैंक से हमने लोन लिया था, तो उस पेमेंट को चुकाने में EMI जो हमारा जा रहा है उसमें इंटरेस्ट भी अब बढ़ गया है। 55 साल की DK शर्मा रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही रहना चाहती हैं, लेकिन 14 लाख की रकम भरने के बाद अचानक उन्हें अपने घर का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। घर तो चाहिए, आफ्टर माय रिटायरमेंट घर तो चाहिए। पैसा एटलीस्ट 13-14 लाख जा चुका है, बाकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो है विल पे दैट, लेकिन घर तो चाहिए। अगर अभी ये पैसा हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यूजलेस, लेकिन थोड़ा हाफ जो रह गए देने के बाद विल गेट द होम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब तक ऐसे कोई 26,000 फ्लैट मालिकों का पैसा अटक गया है। अगर किसानों और अथॉरिटी के बीच कोई रास्ता नहीं निकला तो कुल 1 लाख फ्लैट्स पर इसका असर पड़ना है। आज अथॉरिटी और बिल्डर इस बात की दलील दे रहे हैं कि जमीन की बढ़ी कीमत इस इलाके में हुए विकास की वजह से है, लेकिन विकास की इस गंगा को लाने के पीछे अथॉरिटी और बिल्डरों की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। हमारे साथ तो सिंगूर, नंदीग्राम और लवासा में जो हो रहा है उनसे ज़्यादा बुरा हो रहा है।
बिल्डर को दी जाती है 1 लाख मीटर का प्लॉट अलॉट किया जाता है। हमारी जिस भूमि में आप खड़े हैं ये भी एक्वायर है, हमारे किसान के लिए 100 मीटर भी नहीं छोड़ी गई। नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने वाली इस सड़क की रफ्तार हाल फिलहाल में ही बढ़ी है। इसी सड़क पर हमारी मुलाकात उन लोगों से भी हुई जिन्होंने इस खेल को बहुत करीब से देखा। जितना पैसा बिल्डरों को जमीन खरीदने के लिए देना पड़ा, उतना ही पैसा नेताओं के पास गया। लेगा नहीं। सुना मैंने ये है कि पैसा देने के बाद ही लोगों को, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था उनको ज़मीन नहीं मिल पाई, जिन्होंने पैसा दिया उन्हें ज़मीन मिली। और ये सीधा ऊपर तक बताते हैं गया, और सब वही है जिनकी ऊपर तक अप्रोच है पकड़ने की, वो इसके पास पैसा है, उसी के पास पावर है, ये तो आप भी जानते हैं। इस धंधे में अब तक किसानों के हिस्से का पैसा यूं ही नेताओं, उद्योगपतियों और बिल्डरों की जेब में जाता रहा है। देश में जमीन अधिग्रहण का कानून अंग्रेजों के जमाने का है। शुक्र है कुछ किसानों को ये समझ आने लगा है कि नेता उनकी भलाई के नाम पर सिर्फ चुनावी कसरत कर रहे हैं। भट्टा पारसौल में घूमने से या किसी के घर के सोने से किसान की समस्या खत्म नहीं होती, उस पर और आर्थिक बोझ बढ़ता है। जिसके घर में पैसे नहीं है वो चाय के लिए, खाने के लिए 50 आदमी को कहां से वो लाएगा उनके लिए राशन पानी। मॉनसून सत्र में सरकार जमीन अधिग्रहण का नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कहना है कि इसमें किसान को ठगी से बचाने का बंदोबस्त किया गया है। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हो रहा है कि जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्शन भी बहुत बढ़ गया है, और जो बिल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें ऊपर तक पैसा खिलाना पड़ता है। तो जो पैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लगना चाहिए वो और किसानों को मिलना चाहिए, उसके बजाय हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को पैसा मिल रहा है और ब्यूरोक्रेसी को पैसा मिल रहा है। प्राधिकरण चैन से सोवे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज खड़ा गेट पे रोवे, इलाहाबाद हाई। तो अब सब देख रहे हैं कानून की राह। नया कानून आएगा तो किसानों को क्या देगा, मजदूरों के लिए क्या बचाएगा, नए शहर कैसे बसाएगा। लेकिन इस नई बनती हकीकत के बीच विस्थापित और बेदखल होती पीढ़ियों की भी एक कहानी छुपी है। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये पूरी जमीन कुछ साल पहले तक किसानों की थी। अब यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है। एक चमचमाता शहर जो आज के हिंदुस्तान की तरक्की की मिसाल है, जिसमें पुराने गांवों की पगडंडियां खो गई हैं। साथ ही यह हकीकत भी गुम हो गई है कि ये पूरी जमीन कानूनी जालसाजी के सहारे ली गई। हमारे से जो ज़मीन ली गई, पहली बात तो इंडस्ट्रीज के लिए ली गई, और धारा 4 लगाने के बाद धारा 6 का पता ही नहीं चला कब लगी। और उसके बाद जो है बिल्डरों को 10,500 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से दी गई। जो आवासीय फ्लैट बुक करा रहे हैं उनको 22,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दी जा रही है। तो बहुत डिफरेंस है। तो इतना क्यों छला गया हमें? शहरीकरण के इस गुबार में एक इतिहास भी बिसरा दिया गया। ये पूरा इलाका यादव और गुर्जर समुदाय के लोगों का घर रहा है, जिनका पेशा खेती और पशुपालन है। इनमें से ज्यादातर कभी राजस्थान के जैसलमेर और नागौर से यहाँ आए। बदलाव तब शुरू हुआ जब 80 के दशक में नोएडा तेजी से शहर की शक्ल अख्तियार करने लगा और 2000 आते आते इसकी हदें ग्रेटर नोएडा की ओर बढ़ी। रियल एस्टेट का बाजार गर्म होना शुरू हुआ तो खेतीहर जमीन का खत्म होना स्वाभाविक था। नोएडा से सटे इलाकों में जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता गया, यहाँ रिहायशी कॉलोनियां बसने लगी। किसानों के लिए खेती कभी भी फायदे का सौदा नहीं थी, इसलिए उन्हें भी शहरीकरण से कोई ऐतराज नहीं हुआ।
लेकिन इसने यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर असर जरूर डाला। मुआवजे के दम पर इन गांवों को शहरी चमक देने की होड़ में सरकार ये भूल गई कि वो समाज में एक खतरनाक बंटवारे की नींव रख रही है। जो गांव की चार दीवारी हो जाएगी, एक या दो रास्ता ही खुला रहेगा। जैसे जेल हो जाती है बंद, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उधर तो कोई जाने ही नहीं देगा किसी को। नो एंट्री का बोर्ड लगेगा और ना कोई जा पाएगा। पैसा किसान की जेब में आया है, लेकिन वो अपनी जड़ों से कट गया। उसकी नई पीढ़ी चमचमाती गाड़ियों में घूमने लगी, लेकिन इस बदलाव में वो खप नहीं पाया। इसीलिए जब वो ठगा हुआ महसूस करता है तो उसके भीतर का हमलावर तेवर उभरने लगता है। मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर आपका घर भी हो, फिर अपार्टमेंट भी हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं और हो जाएगा। ना करेंगे सुधर, ना छोड़ो अपने, हम जा पड़ेंगे खेत में घर में जो हमारे रहे हैं। अभी तो हमारी हुए नहीं, जो ना छोड़ेंगे ना तो हम उसमें जा पड़ेंगे। फिर जब हमें बसने को घर में जगह नहीं, 6% हमें नहीं मिल रही, रुपए हमें नहीं मिल रहे। जो रुपए दिए इतनी हमारी मट्टी खुद की। तो ये सब रात को डकैती गिरेंगे, जो इन्हें कुछ ना मिलेगा, हिल्ला नहीं मिलेगा, इन्हें कुछ ना मिलेगा तो बाहर चोरी करेंगे ये। तो ये इनमें कंपनी में इनमें भर्ती हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। एक तरह से नोएडा एक्सटेंशन के इस इलाके में किसान खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये जगह दिल्ली के पास है और इसीलिए उनकी आवाज सुनी जा रही है। यही कहानी अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के किसी दूर दराज के इलाके में लिखी गई होती तो शायद ना तो मीडिया में इतनी सुर्खियां बनती और ना ही कानून उन तक पहुंचता। कंस्ट्रक्शन का कारोबार अपने साथ झुग्गी झोपड़ियों का हुजूम भी लेकर आता है। हजारों लोगों के घरों के सपने को साकार करने वाले ये मजदूर हमेशा ही अधबनी इमारतों के साए में रहे हैं। अचानक एक साथ इन सभी प्रोजेक्ट्स का काम बंद होने पर अब ये भी बेरोजगार हो गए। अपने घर पर जा रहे हैं। क्यों यहाँ पर काम नहीं है? काम बंद हो गया है, कम से कम 12-13 दिन हो गए जी। अभी कोई काम नहीं मिल रहा? अभी कोई काम नहीं मिला। तो पैसा मिला है कि पैसा नहीं? पैसा नहीं मिला, अभी 18,000 रुपये बाकी रह रहे हैं। लेकिन विरोधाभास देखिए, कुछ सालों में रियल एस्टेट तेजी से पैसा बनाने का ऐसा चुंबक बना है कि इतनी बड़ी उथल-पुथल के बावजूद लोग इस बाजार में गोता लगाना चाहते हैं। फ्लैट के खरीदार ढूंढकर कमीशन के दम पर रोजी कमाने वाले ब्रोकरों के पास आज कोई काम नहीं है, लेकिन इन्हीं खाली पड़ी कुर्सियों पर इन दो लड़कों ने हमें एक और सच से रूबरू कराया। कुछ लोग तो ऐसे भी आ रहा है, रेट डाउन हुआ हो, रेट डाउन हो गया हो, 2000 का चल रहा है, अगर कम हो जाए तो हम बुकिंग जैसे पूछने आते हैं कि जैसे कि 150 रुपये कम भी हो जाए, लफड़ा चलता रहा, कोई मतलब नहीं, हम ले लेंगे। वो तो जानते हैं कि ये तो बनेगा भाई, हट तो जाएगी। और शायद इसीलिए गुड़गांव से लेकर गाजियाबाद तक जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंगड़ाया हुआ है, लेकिन सड़कें कारों से पटी हुई हैं। पैदल चलने के लिए जगह नहीं बची, लेकिन सपनों के सौदागरों ने हाईवे के दोनों ओर ये होर्डिंग टांगे हुए हैं। एनसीआर को दिल्ली से जोड़ने वाली ये सड़कें भले ही ट्रैफिक के मामले में बहुत सुस्त हों, यहाँ बहुत जाम लगता हो, लेकिन एक मामले में बड़ी स्मार्ट हैं। सड़क की दोनों ओर आपको ऐसे होर्डिंग दिखाई देंगे जो आपको दूर दराज के इलाकों में सस्ते घर का सपना दिखाएंगे। और खुद यहाँ आकर आप देख सकते हैं, ऑफिस आवर्स में जब ट्रैफिक रेंग रहा होता है, लोग या तो उन होर्डिंग्स को ताकते हैं या फिर कार में बैठे बैठे ऐसे ब्रोशर देखते हैं जो आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के घर की कीमत दिखाते हैं। रोता फिर किसान के हालात है हो, आज रोता फिर किसान। नए जमीन अधिग्रहण कानून के आने से पहले ग्रेटर नोएडा से उठा ये बवाल अलार्म बेल की तरह है। राजधानी के दरवाजे पर दी गई दस्तक बताती है कि ये कहानी सिर्फ एक फ्लैट को खरीदने या बेचने भर की नहीं। हकीकत के आईने में साफ दिखता है कि हम अपने गांव को भले ही उजाड़ रहे हों, लेकिन शहरों को नहीं बसा पा रहे। और इस सब के बीच हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर बन रही है जो अधूरी भी है और बिखरी हुई भी। था खुशहाल